चाहे आप जैसे एक हम ये बात करें कि मेडिवल हिस्ट्री जानने के लिए बेसिकली जब हम दिल्ली सल्तनत का इतिहास पढ़ते हैं तो इस कालखंड की जानकारी के लिए हमें जो ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं, जो इतिहास जानने के सोर्स मिलते हैं, वो 3 सोर्स होते हैं इतिहास के जानने के लिए। पहला आपको बताया गया था अभिलेखित साक्ष्य, दूसरा आपको बताया गया था साहित्यिक साक्ष्य। तो यहाँ से हालांकि अगर आप एंशिएंट इतिहास की बात करें तो एंशिएंट इतिहास में आपने देखा था कि अभिलेखों पर ज़्यादा जोर दिया गया है। बहुत सारे शासकों ने राजकीय अभिलेख जारी किए हैं, उन अभिलेखों के माध्यम से हमें सूचनाएं मिलती हैं। लेकिन मध्यकाल तक आते आते अभिलेखों की परंपरा लगभग लुप्त प्राय हो गई, या ये कह सकते हैं कि जो अभिलेख हमें मिले भी हैं वो बड़े व्यक्तिगत किस्म के हैं। जैसे जो राजकीय अभिलेख हैं, मध्यकाल तक आते आते राजकीय अभिलेखों का अभाव सा हो गया और इस कालखंड में साहित्य पर ज़्यादा जोर दिया गया, क्योंकि इस समय तक कागज़ का विकास हो चुका था। लोग अब अपनी बातों को लिपिबद्ध करना शुरू कर दिए थे। तो जब मुसलमानों का आक्रमण भारत पर हुआ, या ये कह सकते हैं कि जब मुसलमान भारत आए, तो उन आक्रमणकारियों के साथ बहुत सारे ऐसे विद्वान या बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी वो अपने साथ लेकर के भारत आते हैं। तो उन्हीं लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को देखा और अपने पुस्तक में उन भारतीय सूचनाओं को स्थान दिया, जो एक विश्वसनीय साक्ष्य माना जा सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अभिलेखों की इस बात को हम एकदम नकार सकते हैं। अभिलेखों की जो अहमियत है मध्यकाल में या पूर्व मध्यकाल में, यहाँ पे ये है कि अभिलेख तो जारी किए गए हैं लेकिन बड़े व्यक्तिगत किस्म के हैं, उनसे भी हमको जानकारियाँ मिलती हैं। अभिलेखी साक्ष्य में मूलभूत जो स्थापत्य कला और सिक्के हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं दिल्ली कालीन या सल्तनत कालीन इतिहास जानने में, या फिर उधर आप मुग़ल काल का इतिहास जानने में देखेंगे तो ये जो स्मारक हैं, जो भवन हैं, या जो स्थापत्य कला और सिक्के हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। हालांकि साहित्य तो पूर्व है ही, मध्यकाल की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? साहित्यिक स्रोत है। लेकिन फिर भी हमें सिक्कों से जानकारियाँ मिलती, जैसे अदली है ना, रूप्यक है, और इस तरीके से बहुत सारे सिक्के चलाए गए। हम समय उसको पढ़ेंगे कि कौन कौन से सिक्के चलाए गए, शेर खान ने कैसे सिक्के चलाए, है ना, शेरशाह सूरी ने कैसे सिक्के चलाए, कैसे सिक्कों का नियमित एक रुपए का वहाँ से एक प्रचलन शुरू हो जाता है। पहली बार शुद्ध अरबी के सिक्के इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए। इन तमाम सारी बातों पर चर्चा करेंगे और इनसे आप देखेंगे कि सिक्कों से भी हमें सल्तनत कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इन्हीं में हम देखेंगे कि जब गजनबी गौरी का आक्रमण होता है तो बेसिकली आप गौरी से देखेंगे, पृथ्वीराज चौहान के साथ गौरी का तराइन का युद्ध हुआ। उसके बाद सिक्के से ही इस बात का प्रमाण मिलता है कि गौरी ने ये जो पृथ्वीराज चौहान है, ये गौरी की अधीनता स्वीकार कर लिए थे, है ना। तो चौहान साहब उनकी अधीनता स्वीकार कर लिए। इस तरह से तमाम सूचनाएं हमको मिलती हैं। स्थापत्य कला से आप देखेंगे, जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा देख लीजिए, जो राजस्थान में है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया। तमाम ऐसी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा नींव रखी गई थी कुतुब मीनार की, दिल्ली में जो स्थित है। ये तमाम ऐसे स्थापत्य कला और साहित्यिक साक्ष्य है, अभिलेखित साक्ष्य है, जिससे हमें मध्यकालीन इतिहास के बारे में सूचना मिलती है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि हमने जैसा कहा कि मध्यकालीन इतिहास जानकारी का अहम सोर्स होता है क्या? वो अहम सोर्स क्या होता है? वो होता है साहित्यिक साक्ष्य। तो यहाँ से किस तरह से आपके पीसीएस में या सिविल सर्विसेज में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ज़रा सा मैं एक बार आपको डेमो दे दूँ। ये घटना चक्र है मेरे पास, घटना चक्र 2016 का इतिहास का सॉल्व पेपर है। इसमें देखिए जो दिल्ली सल्तनत से साहित्य से सवाल पूछे हैं, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि फालतू चीज़ पढ़ाई जा रही, चीज़ें अलग हैं। जितना मैं आपको बता रहा हूँ बस इतने से ही सवाल पूछना है। आप चाहे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 1 दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, बस ईमानदारी से पूरा वीडियो ये देखिएगा। इसमें साहित्य से जितने भी सवाल आपके आने हैं दिल्ली सल्तनत से, वो सब के सब कवर हो जाएंगे इसी आपके वीडियो में। देखिए एक सवाल मैं आपको नमूना के तौर पर दिखा रहा हूँ। हालांकि इसके बाद अभी इसको बताने के बाद मैं ये सारे सवाल हल भी करवाऊँगा और आप खुद बताएंगे। इसको करवा के फिर इन सवालों को मैं करवाऊँगा। देखिए लिखा है, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है? अब 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिया गया। फिर पूछ रहा अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? ये सब साहित्यिक सोर्स हैं।
फिर देखिए तूती ए हिंद किसे कहा गया है। फिर पूछ रहा अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। ये सारी की सारी चीज़ें अभी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो आइए देर न करते हुए बातों को शुरू कर रहे हैं। जो साहित्यिक साक्ष्य हैं, जैसे आप देखेंगे तो एक अली अहमद नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी चचनामा। चचनामा की एक खासियत है कि चचनामा को आप फतहनामा भी कहते हैं। चचनामा को क्या कहा जाता है? फतहनामा भी कहते हैं। देखिए आपको लग रहा होगा कि नाम बड़े टफ हैं तो कैसे याद होगा। कोई कुछ नहीं करना है, 3 से 4 से 5 बार जब तक आपको याद ना हो तब तक वीडियो आप देखिएगा। 1-2 बार नॉर्मल देखिए, उसके बाद आप स्पीड भगा करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका कोई ट्रिक नहीं है, कोई आप याद करेंगे फिर भूल जाएगा, चूँकि नाम लगभग सिमिलर हैं। तो जितनी बार आप इस पर अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपका ये स्थायित्व धारण करेगा। तो हमने कहा कि चचनामा, जिसे हम फतहनामा कहते हैं, यह अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है जिसके लेखक हैं अली अहमद। कौन है? अली अहमद। अली अहमद ने फारसी अरबी भाषा में चचनामा को लिखा। और ये कब लिखा गया था? ये वास्तव में आप देखेंगे तो 7वीं सदी में जब भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ, जैसे मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण हुआ, तो उस पूरी जानकारी हमको इसी चचनामा ग्रंथ में मिलती है। हालांकि कहीं कहीं आपको मिलेगा कि चचनामा के लेखक अज्ञात हैं, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ कि चचनामा या फतहनामा के लेखक अली अहमद हैं, जो बात सत्य है। नासिरुद्दीन कुबाचा के समय इसका फ़ारसी अनुवाद करवाया गया। किसने किया था? तो अबू बकर कूफ़ी के द्वारा इसका फ़ारसी अनुवाद किया गया है। इसमें सूचना क्या मिलती है? 712 ईस्वी में जो अरबियों का आक्रमण भारत पर हुआ था उसकी सूचना हमें मिलती है। तो एक चीज़ हम देखेंगे कि चचनामा हमने पढ़ा, चचनामा या इसी को फतहनामा कहते हैं। बोलिए क्या बोलते हैं? चचनामा या इसी को फतहनामा कहते हैं। फिर से बोलिए, आप बोल नहीं रहे, फिर से बोलिए। चचनामा या इसी को फतहनामा कहते हैं। इसकी रचना किसने की थी? बोलिए बोलिए। अली अहमद ने की थी। देखिए अली अहमद ने इसकी रचना की थी। चचनामा के लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है? अरबी है, ठीक है। इसका फ़ारसी अनुवाद कब किया गया? तो नासिरुद्दीन कुबाचा के समय किया गया। कौन किया था? तो अबू बकर कूफ़ी ने किया था, ठीक है। दूसरा ग्रंथ है तहकीक ए हिंद। ये नाम आप सुने होंगे। इसे किताब उल हिंद भी कहा जाता है, या इसका हिंदी वर्जन आप देखेंगे तो भारत की खोज, ठीक है। तहकीकात ए हिंद या तहकीक ए हिंद या भारत की खोज या किताबुल हिंद, ये ग्रंथ है। इसके लेखक जो हैं वो हैं अलबरूनी। अलबरूनी इसके लेखक हैं और यह भाषा है अरबी। अरबी भाषा में तहकीकात ए हिंद, किताबुल हिंद या भारत की खोज नाम की पुस्तक अलबरूनी ने लिखी है। अलबरूनी के बारे में ये कहा जाता है कि यह अरबी भाषा का बेहतर ज्ञाता था और अलबरूनी ने यह किताब लिखी है। इसका पूरा नाम है अबू रेहान मुहम्मद इब्न अहमद अलबरूनी। फिर से सुन लीजिए, अबू रेहान मुहम्मद इब्न अहमद अलबरूनी इसका पूरा नाम है अलबरूनी का। हालांकि पूरा नाम आपसे पूछा नहीं जाता है। ये जो अलबरूनी है इसका जन्म 973 ईस्वी में, हाँ 900, इसका जन्म देख लीजिए 973 ईस्वी में खीवा में हुआ था। कहाँ पे? खीवा में। खीवा कहाँ पे है? ये मध्य एशिया में है। 973 ईस्वी में खीवा में, मध्य एशिया के खीवा में अलबरूनी का जन्म हुआ था। अलबरूनी ने कौन सी किताब लिखी है? तो तहकीक ए हिंद लिखी है, ठीक है। अगली पुस्तक देखेंगे तबकात ए नाशरी। तबकात ए नाशरी की भाषा फ़ारसी है और इसके लेखक जो हैं वो हैं मिनहाज उस सिराज। जुरजानी भी इनका जोड़ दिया जाता है, मिनहाज उस सिराज जुरजानी। लेकिन आप सिर्फ इतना जानिए मिनहाज उस सिराज, ठीक है। कौन सी? तबकात ए नाशरी के लेखक कौन है? तो मिनहाज उस सिराज हैं। बोलिए फिर से, तबकात ए नाशरी के लेखक मिनहाज उस सिराज। भाषा क्या है? फ़ारसी है, ठीक है। अब अगली पुस्तक अगर हम देखें तो ताज उल माशरी। कौन सी? ताज उल माशरी। अरबी भाषा में मूल ये लिखी गई है। ताज उल माशरी सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निज़ामी। आपको याद कितना रखना? सिर्फ हसन निज़ामी। कितना? सिर्फ हसन निज़ामी याद रखना है, क्योंकि यही पूछा जाता है। हालांकि हमने नाम पूरा लिखा हुआ है लेकिन इनका सिर्फ आपको हसन निज़ामी याद रखना है, ठीक है। हसन निज़ामी ने फ़ारसी भाषा में ताज उल माशरी या कहीं कहीं इसी को माशरी लिखा गया है, ठीक है।
ताज उल माशरी लिखा गया है, तो ये अरबी भाषा में मूल रूप से लिखी गई है, लेकिन कहीं कहीं बीच बीच में इसमें फ़ारसी भाषा का भी प्रयोग किया गया है। तो आप ये समझिएगा कि हसन निज़ामी ने ताज उल माशरी जो ग्रंथ को लिखा है उसमें अरबी और फ़ारसी दोनों लैंग्वेज को यूज़ किया गया है। लेकिन अगर आप पूछे आपसे कि मूल भाषा क्या, तो अरबी मूल इसकी भाषा रही है। उम्मीद है कि आप बात समझ पा रहे होंगे। क्या क्या हमने पढ़ा अभी तक हमने ये देखा कि चचनामा जिसके लेखक अली अहमद हैं, तहकीक ए हिंद जिसके लेखक अल बरूनी हैं, तबकात ए नासिरी मिनहाजुद्दीन सिराज जिसके लेखक हैं, ताज उल माशरी जिसके लेखक हसन निज़ामी हैं। ठीक है, आगे एक और ग्रंथ है तारीख ये यामिनी, या इसी को कहते हैं किताबुल यामिनी, किताब उल यामिनी, या इसी को कहते हैं तारीख ये यामिनी, और इसके लेखक हैं उतवी। ये बड़ा ध्यान से आप समझिएगा, उतवी के बारे में बार बार पूछा जाता है, क्योंकि उतवी जो है ये गजनबी का दरबारी या शाही लेखक था, और ये पूछा जाता है कि मोहम्मद गजनबी का शाही लेखक या दरबारी लेखक कौन था, तो उतवी उसका शाही लेखक या दरबारी लेखक था। ये बात आप याद रखेंगे। फिर से आप रिकॉल करिए इसको। तारीख ए यामिनी या किताबुल यामिनी किसने लिखा है? उतवी ने। उतवी कौन था? तो ये गजनबी का दरबारी लेखक था, उसके दरबार में रहता था, उसके दरबार में संरक्षण प्राप्त था। तो यहाँ से ये भी पूछ लेता है कि इतिहासकार उतवी किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? तो ये गजनबी के दरबार की शोभा बढ़ाता था। आगे आइए देखें, अगर एक ग्रंथ है बड़ा ही महत्वपूर्ण है जिसका नाम है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं शम्स ए सिराज अफीफ। शम्स ए सिराज अफीफ ये फिरोज तुगलक के समय माने यफ्टी के उनके संरक्षण प्राप्त था, यफ्टी का इनको संरक्षण प्राप्त था। अगर पूछे कि सिराज ए अफीफ, शम्स ए सिराज अफीफ किसके दरबार में रहते थे, तो बताइएगा फिरोज तुगलक। तो तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? शम्स ए सिराज अफीफ, जो फिरोज तुगलक अर्थात यफ्टी के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। आगे हम देखें फुतुहात ए फिरोज शाही। क्या है? फुतुहात ए फिरोज शाही यह एफटी की आत्मकथा है, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। ये कहा जाता है कि इसने अपना संस्मरण लिखा है। क्या लिखा है? संस्मरण लिखा है या आत्मकथा लिखा है। माने हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने आत्मकथा लिखी वो कौन? बोलिए, वो कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का ऐसा सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, और उस आत्मकथा का नाम क्या लिखा? फुतुहात ए फिरोज शाही। ठीक है, आगे फतवा ये जहांदारी। ये फतवा ये जहांदारी फारसी भाषा में लिखा गया है। जियाउद्दीन बर्नी, नाम तो सुना होगा, जियाउद्दीन बर्नी फतवा ये जहांदारी नाम का ग्रंथ लिखे हैं। और इसकी एक खासियत है दोस्तों, ध्यान देंगे कि फतवा ये जहांदारी और तबकात ए नाशरी, मतलब ये वाला तबकात ए नाशरी जिसके लेखक सिराज हैं, सिराज ने तबकात ए नाशरी की रचना जहां जाकर के छोड़ी है, वहीं से फतवा ये जहांदारी की शुरुआत हुई है। तो ये कह सकते हैं कि तबकात ए नासिरी का पूरक ग्रंथ कौन सा है? तो फतवा ये जहांदारी है। देखिए, थोड़ा सा गहराई से मैं बात कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा धैर्य बना के चीज़ों को सुनेंगे, बार बार सुनेंगे तो चीज़ें आपके लिए एकदम नॉर्मल हो जाएंगी, एकदम यूजुअल हो जाएंगी, एकदम टेंशन मत लीजिएगा। तो फतवा ये जहांदारी पूछा जाता है, ये सिविल या टीजीटी की अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो वहाँ से पूछा जाता है कि मिनहाज सिराज ने तबकात नाशरी की रचना जहाँ पे छोड़ी है वहाँ से उसे किसने पूरा किया? तो बर्नी ने पूरा किया। ठीक है, तो बर्नी उसको आगे बढ़ाते हैं, तो इसलिए इसको तबकात नाशरी ग्रंथ का पूरक माना जाता है। अगला ग्रंथ है फुतूह उस सलातीन। क्या है? फुतूह उस सलातीन। ये जो फुतूह उस सलातीन है ये ख्वाजा अब्दुल मलिक इसामी, तो आपको सिर्फ इसामी याद रखना है, इसामी ही आपसे पूछा जाता है। इसामी इसके लेखक हैं। ये अलाउद्दीन बहमन शाह का संरक्षण इनको प्राप्त था। माने इसामी को जो फुतूह उस सलातीन किताब लिखे हैं, इनको अलाउद्दीन बहमन शाह का संरक्षण प्राप्त था। और इसकी एक खासियत ये है कि इस इसामी ने अपनी इस पुस्तक में MBT की माने मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना प्रस्तुत की है, और ये कहा कि वह एक बुद्धिमान मूर्ख था। बुद्धिमान मूर्ख बोला गया किसको? MBT को बोला गया, मोहम्मद बिन तुगलक।
एमबीटी को क्या बोला गया है? चालाक, मूर्ख कहा गया है। ठीक है, आगे ग्रंथ है तारीख ए मसूदी। तारीख ए मसूदी के लेखक हैं बैहाकी, और बैहाकी के बारे में जानिए दोस्तों कि ये गजनबी का शाही लेखक था। आप ध्यान दीजिएगा कि गजनबी के 2 शाही लेखकों की बात हुई है। एक तो तारीख यामिनी या किताबुल यामिनी का लेखक जो उतबी है, और बैहाकी। क्या एक दरबार में 2 शाही लेखक नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। तो उस तरह से गजनबी के पास 2 इतिहासकार, मुख्य रूप से आप जिसे बैहाकी और उतबी कहेंगे, उतबी और बैहाकी दोनों गजनबी के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अगला है तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही के लेखक हैं याहिया बिन अहमद सरहिंदी। फिर से देखिए, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। और याहिया बिन अहमद सरहिंदी, सिर्फ आप इतना जानिए, सरहिंदी भी याद रखेंगे कोई बात नहीं है। याहिया बिन अहमद सरहिंदी जो है, इनको सैयद मुबारक शाह के दरबार में संरक्षण प्राप्त था, जो सैयद वंश का शासक है। आगे हम उसकी चर्चा करेंगे, बताएंगे इसके बारे में। तो सैयद मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था किसको? याहिया बिन अहमद सरहिंदी को, जिसने कौन सी पुस्तक लिखी? तारीख मुबारक शाही। ठीक है, आगे है तारीख ए सलातीन। तारीख ए सलातीन के लेखक हैं अहमद यादगार। अहमद यादगार ने तारीख ए सलातीन में बहलोल से लेकर के, माने लोधी वंश का जो शासक है बहलोल लोधी, और फिर हेमचंद्र या हेमू जिसे आप कहते हैं, अकबर के साथ संघर्ष हुआ था, हेमू तक के युद्धों का वर्णन किया गया है इसमें। किसमें? तारीख ए सलातीन में। अगली पुस्तक है रेहला। एकदम आप रेहला पहचानते होंगे। रेहला अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है, और जिसको लिखा है इब्न बतूता ने। कौन लिखा है? इब्न बतूता। फिर से बोलिए, रेहला के लेखक कौन है? इब्न बतूता। किस भाषा में? तो अरबी भाषा में लिखी गई है। दोस्तों, इब्न बतूता अफ्रीका महाद्वीप के एक छोटे से देश मोरक्को का निवासी था। अफ्रीका के मोरक्को का रहने वाला था, और ये 1233 ईस्वी में एमबीटी के समय भारत आया। माने 1233 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया। और ये मोहम्मद इतना विद्वान था, इतना जानकार था कि इससे, माने इब्न बतूता से मोहम्मद बिन तुगलक इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि इब्न बतूता को एमबीटी ने अपने दरबार में काजी का पद देने का ऑफर किया था, दिल्ली के काजी के पद पर नियुक्त किया था। लेकिन चूँकि यह एक विद्वान था, एक सूफ़ी मत का, एक तरह से कह सकते कि किसी बंधन में बंध के रहने वाला नहीं था, तो इब्न बतूता ने काजी का पद त्याग दिया। हालांकि फिर भी पूछा जाता है कि मोहम्मद तुगलक ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे काजी के पद पर नियुक्त किया था, या किस विदेशी व्यक्ति को काजी के पद पर, किस विदेशी यात्री को काजी के पद पर नियुक्त किया था। तो ये बनेगा इब्न बतूता। इब्न बतूता के बारे में कहा जाता है कि इब्न बतूता के विद्वता से एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक इतना ज़्यादा प्रसन्न था, इतना ज़्यादा खुश था कि उसने अपना राजदूत बना करके इसको चाइना भेजा, चीन भेजा, चीन शासक के पास भेजा, अपनी बात कहने के लिए राजदूत बना करके भेजा। अब इब्न बतूता निकल तो चुका था, लेकिन रास्ते में उसकी नाव जो है जहाज़ ख़राब हो गई, जिसके कारण वो चीन नहीं जा पाया। तो यह भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली के सुल्तान के द्वारा किस एक विद्वान को चीन भेजा गया था। तो ये बन जाएगा इब्न बतूता। तो इनसे आप सारी बातें समझेंगे। रेहला के लेखक इब्न बतूता, भाषा है फारस अरबी, और ये मोरक्को के निवासी थे। 1233 ईस्वी में एमबीटी के दरबार में आए थे, जिनको काजी के पद पर नियुक्त किया गया था और चाइना भेजा गया था। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। एक चीज़ हम देखें अगर, तो जो अब सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, बार बार पूछा जाता है, खुसरो का। अमीर खुसरो नाम है, नाम आप सुने होंगे। अमीर खुसरो एक बहुत बड़े विद्वान थे, जिनका जन्म 1252 में उत्तर प्रदेश के एटा के पास पटियाली नामक गांव में हुआ था। देखिए, यहाँ कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है गलत, कभी कभी आप इसको कासगंज सुने होंगे, ठीक है, लेकिन कासगंज जिला बट करके अब जहाँ पे इनका जन्म हुआ था वो पटियाली में चला गया है। तो आपसे पूछा जाता है कि कासगंज में जन्म हुआ था कि पटियाली में, तो ऑप्शन में पटियाली देगा, पटियाला देगा, पटाली देगा, कासगंज देगा, कुछ भी दे, बस आपको ध्यान क्या देना है? पटियाली। ठीक है, उत्तर प्रदेश के एटा में पटियाली में इनका, पटियाली नामक गांव में या स्थान पर इनका जन्म हुआ था। किसका? अमीर खुसरो का। कब? 1252 में। इनको तूतिए हिंद कहा जाता है।
भारत का तोता कहा जाता है, या तोताए हिंद भारत का तोता कहा जाता है। इन अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा जाता था। इनका जन्म 1252 में उत्तर प्रदेश के एटा के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे जो औलिया परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। आगे हम देखें तो इनसे जुड़ी हुई, माने खुसरो से, अमीर खुसरो से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। जैसे पहली बात तो ये कि इनको तोता ये हिंद कहा जाता है। दूसरी बात ये कहा जाता है कि भारत में जो खड़ी बोली का प्रयोग किया गया या जो खड़ी हिंदी का प्रयोग किया गया, जैसे जिसमें हम आपसे बात कर रहे हैं, ये खड़ी हिंदी भाषा है और खड़ी हिंदी का जन्मदाता माना जाता है इसी अमीर खुसरो को। इसके अलावा अमीर खुसरो को बहुत सारी चीज़ों का जन्मदाता माना जाता है। जैसे इनको गज़ल गायकी का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है कि गज़ल की शुरुआत इसने की है। फिर कहा जाता है कि इन्होंने सितार वादन की शुरुआत की, सितार सबसे पहले सितार का आविष्कार किया, तबला का आविष्कार किया, कव्वाली का आविष्कार किया, गज़ल गायकी का आविष्कार किया। तो ये तमाम ऐसी नई नई विधाएं हैं जिसको अमीर खुसरो ने आविष्कार किया था, जिसका श्रेय इनको दिया जाता है। कुछ इनकी पुस्तकें हैं, उससे भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे एक पुस्तक है इनकी किरान उस सादेन, एक पुस्तक है नूह सिपीहर, अगला है खजाइनुल फुतूह, अगला है तुगलक नामा। ये इम्पॉर्टेंट है, तुगलक नामा और नूह सिपीहर, आशिका, खजाइनुल फुतूह, मिफ्ताउल फुतूह। ये 2-3 रचनाएं इनकी ज़रूर आप जानिएगा। एक तो खजाइनुल फुतूह, दूसरा तुगलक नामा, तीसरा नूर सिपीहर, चौथा आशिका। ये बार बार आपसे पूछा जाता है। हालांकि आपको याद तो सारे रखने, कैसे याद रखेंगे फिर से देख लीजिए। किरान उस सादेन, खजाइनुल फुतूह, मिफ्ताउल फुतूह, नूह सिपीहर, आशिका और तुगलक नामा, ये ऐसी पुस्तकें हैं अमीर खुसरो की जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। आइए अब देख लेते हैं कि आज हम लोगों ने पढ़ा क्या है, क्या क्या चीज़ें आज हम लोगों ने कवर किया है। इसको ज़रा सा देख लेते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी से एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन क्या करेंगे, जैसे फिर से मेरे साथ आप बोलिएगा, एकदम देर ना करिएगा, फिर से बोलिएगा, बोलिए मेरे साथ। चचनामा या फतहनामा के लेखक हैं अली अहमद। तहकीकात ये हिंद, किताबुल ये हिंद या भारत की खोज अरबी भाषा में लिखा किसने? अलबरूनी ने। तबकात नाशरी को फ़ारसी भाषा में मिनहाजुद्दीन सिराज ने। ताज उल माशरी को अरबी और फ़ारसी भाषा में हसन निज़ामी ने। तारीख़ यामिनी, किताबुल यामिनी गज़नवी के दरबारी लेखक उतवी ने लिखा है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही बोलिए शम्स सिराज अफ़ीफ़ लिखे जो फ़िरोज़ शाह तुगलक के दरबार में रहते थे। फुतुहात फ़िरोज़ शाही, फुतुहात फ़िरोज़ शाही किसने? यह फ़िरोज़ शाह तुगलक की आत्मकथा है। फतवा ये जहांदारी फ़ारसी भाषा में लिखी गई, किसके द्वारा? जियाउद्दीन बरनी के द्वारा। तबकात नाशरी का पूरक ग्रंथ माना जाता है ये। अगली बात फुतूह उस सलातीन, फुतूह सलातीन इसामी ने लिखा है जो अलाउद्दीन बहमद शाह के संरक्षण में थे। एमबीटी की आलोचना की गई है। तारीख़ मसूदी बैहाकी लिखे जो गज़नवी के संरक्षण में रहते थे। तारीख़ मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा है। तारीख़ ये सलातीन ये अहमद यादगार के द्वारा लिखा गया है। रेहला इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। और इधर आप देखेंगे अमीर खुसरो के द्वारा तो नूह सिपीहर, आशिका, खजाइनुल फुतूह, मिफ्ताउल फुतूह और ये तुगलक नामा और आशिका, ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो अमीर खुसरो के द्वारा लिखे गए हैं। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद, निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य कहा जाता है। खड़ी बोली का जन्मदाता, सितार का जन्मदाता, तबला का जन्मदाता, कव्वाली का जन्मदाता और गज़ल गायकी का जन्मदाता भी माना जाता है किसको? अमीर खुसरो को। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये पूरा का पूरा सेगमेंट आपको समझ में आया होगा। अब आइए, जैसा हमने वादा किया था कि आपको कुछ सवाल मैं बताऊंगा, बस मैं सवाल पढ़ूंगा, ज़्यादा समय आपका खर्च नहीं होगा। आप देख लीजिए आपने जो अभी बातें सुनी हैं उसका क्या इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ा है। जैसे अगर मैं आपसे बताऊं, पूछूं कि किताब उल हिंद का रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम बताइए, तो आप ज़रूर बता देंगे अलबरूनी। ठीक है। अगला, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अब देखिए ऑप्शन में दिया आगरा, बाराबंकी, इटावा, एटा। ठीक है, तो यहाँ पे एटा ऑप्शन सही होगा जो हमने एटा बताया है। अगर पटियाली देता तो पटियाली सही हो जाता। ठीक है, आगे देखें,
तूती ये हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली में। देखिए यहाँ पटियाली ऑप्शन सही है। फिर पूछ रहा अगला है, हिंदुस्तान का तोता किसे जाता? अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली। अभी हमने बताया, देखिए ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली बोला गया, तो खड़ी बोली में। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो एक लंबे समय तक दिल्ली के शासकों में लगभग 7 शासकों का शासनकाल इन्होंने अपने आंखों से देखा है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित किसके दरबार में रहते थे? तो किसके दरबार में? बलबन के दरबार में रहते थे अमीर खुसरो। ठीक है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो बलबन के दरबार में रहते थे। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे, ये चीज़ मैं बताया नहीं, लेकिन ये बलबल के दरबार, हालांकि ये इनका बड़ा रोचक है। इनका अलाउद्दीन के समय से ही इनका मामला शुरू हो जाता है, लेकिन मूल संरक्षण इनको बलबन के द्वारा ही दिया गया था। तो इस तरह से बहुत अच्छा। एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, तबकात-ए नासिरी का लेखक कौन है? मिनहाजुद्दीन सिराज है, अभी बता रहा हूँ आपको। अगला सवाल कह रहा, खड़ी बोली का जनक बता ही दिया हूँ। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था अमीर खुसरो। हिंदी फारसी बहुत सारी भाषाओं का इनको ज्ञान था। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ कूट मिलाने के लिए पूछा गया, आप ध्यान देंगे अगर, तो जियाउद्दीन बरनी, हसन निज़ामी, मिनहाजुद्दीन सिराज, याह्या बिन अहमद। अगर बस केवल रचना और उसके लेखक का भी नाम आप याद रख लेते हैं तो पीसीएस और आईएएस के जो सवाल पूछे जाते हैं वो बड़े आसानी से आप सवाल हल कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, तारीख़ हिंद, तारीख़ दिल्ली, रेहला, तबकात नासिरी। तारीख़ हिंद, ठीक है, और रेहला को सीधा सीधा इब्न बतूता से मिला दीजिए, पहला का सही से आराम से आप कर पाएंगे उसको। ठीक है, तो इस तरीके से ही सवाल आपसे पूछे गए हैं। बस वीडियो को 2-4 बार आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ से हम इतिहास की शुरुआत करते हैं मध्यकालीन मतलब अरबियों के आक्रमण से। तब तक बने रहिए हमारे अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद।